नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएचयू बीएससी मैथ्स 2019 पेपर के फिजिक्स सेक्शन को। केमिस्ट्री सेक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका वीडियो भी आ चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और मैथमेटिक्स का वीडियो भी इस पेपर से रिलेटेड जल्द से जल्द उपलब्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, द इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 4 sin 20 pi t plus pi by 4. Which of the following statement is wrong? तो ऑप्शंस हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 10 हर्ट्ज, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 यूनिट, द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 2√2 यूनिट्स, द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। तो इसमें से हमें कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है वो जानना है। तो मैं आपको बता दूं, इक्वेशन ऑफ जो वेव मोशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी या फिर a cos ओमेगा टी। ये जो a होता है ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, और इस इक्वेशन को आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 यूनिट तो नहीं है, तो 2 यूनिट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनकी हमें यूनिट चेक करनी है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सरफेस टेंशन की यूनिट न्यूटन पर मीटर, ये करेक्ट है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट ये आपकी करेक्ट है। प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, मतलब एनर्जी की जो यूनिट होती है वो केजी मीटर पर सेकेंड नहीं होती है। केजी मीटर पर सेकेंड जो होती है वो मोमेंटम की यूनिट होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवल्स 24 मीटर एंड 64 मीटर इन फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव इंटरवल्स ऑफ 4 सेकेंड ईच। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा हुआ है और 4-4 सेकेंड के इंटरवल में आपको डिस्टेंस दी हुई है। तो पहले 4 सेकेंड के लिए इंटरवल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वो होता है आपका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जब आप t का वैल्यू 4 रख देंगे, ठीक है, ये st के लिए होता है, तो s4 का वैल्यू जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, u को u रहने दे और a को भी ऐसे ही रहने दे, तो ये हो जाएगा 4u प्लस हाफ ए 4 का स्क्वायर यानी कि 16। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 24। तो एक इक्वेशन आपकी बन गई 4u प्लस 8a इज इक्वल टू 24, एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं दोस्तों, अगर 4 सेकंड, अगले 4 सेकंड के लिए 64 मीटर उसकी जो है कि उसकी डिस्टेंस ट्रेवल है, तो अगर टोटल पहला 4 और दूसरा 4 छोड़ दिया जाए तो S8 सेकंड के लिए कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 8u प्लस हाफ ये t का यानी कि 64 हो जाएगा। S8 मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी 88। इसको लिख लेंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो 8u प्लस 32a इज इक्वल टू 88। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन इक्वेशंस को, तो ये हो जाएगा आपका u प्लस 4a इज इक्वल टू 11 और ये हो जाएगा u प्लस 2a इज इक्वल टू 6। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 2a इज इक्वल टू आएगा आपका 5, a इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। अब a 5/2 आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो u का वैल्यू आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी पार्टिकल की वो हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मैन वांट्स टू हिट अ टारगेट ही शुड पॉइंट हिज राइफल। एक आदमी को एक टारगेट को हिट करना है तो उसको राइफल कहाँ शूट करनी चाहिए? हायर देन द टारगेट, लोअर देन द टारगेट, इन द डायरेक्शन ऑफ टारगेट, और एक ऑप्शन पीछे दिया हुआ है नथिंग कैन बी सेड। तो एक पर्सन को किसी भी अगर टारगेट को हिट करना होगा तो उसको हमेशा हायर देन द टारगेट का एम करना होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसकी का जो शूटिंग रेंज है या फिर जो ऑब्जेक्ट को शूट कर रहा है उसको उस टारगेट से नीचे की तरफ ले जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, हायर देन द टारगेट से हिट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन इंक्लाइंड
Plane makes an angle of 30 degree with the horizontal. A solid sphere rolling down this inclined plane from dust without slipping has a linear acceleration equal to linear acceleration कैलकुलेट करना है. कंडीशन आपको गिवन है. ये आपका जो है इंक्लाइंड प्लेन हो गया 30 डिग्री पर, और ये हो गया आपका सॉलिड स्फीयर जो कि रोल करना है नीचे की तरफ. इसको हम थोड़ा सा कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका mg, ये हो जाएगा आपका mg cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg sin 30 डिग्री. ठीक, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका डायरेक्टली आ जाएगा mg sin थीटा माइनस एफ अपॉन एम. ठीक, और आई अल्फा जो होता है उसका वैल्यू इक्वल टू होता है एफ आर के. यहाँ पर जो आई है उसका वैल्यू होगा 2/5 एम आर स्क्वायर. अब आई का वैल्यू आ गया, बाकी चीज़ों का वैल्यू आ गया. अब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. एक बात और मैं बताऊं कि आर अल्फा का वैल्यू जो है ए के इक्वल होता है. अब इन दोनों का इस्तेमाल, इन तीनों का इस्तेमाल आप करेंगे और एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका आ जाएगा 5/7g sin 30 डिग्री. एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 5/7g sin 30 यानी कि 1/2, तो ये हो जाएगा 5/14g, 5/14g. ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ L having an inclination of theta with horizontal is inside a lift which is moving down with retardation a. The time taken by a body to slide down the inclined plane from the rest is. ठीक, ऑप्शन हम देख लेते हैं. इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं. इस क्वेश्चन में भी एक इंक्लाइंड प्लेन है. ठीक, यहाँ पर इसका एंगल थीटा है, ऑब्जेक्ट नीचे उतर रहा है. यहाँ पर फिर से इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा. अगर ये बॉडी ऐसे ही प्लेन रखी होती तो, लेकिन ये जो पूरा जो सिस्टम है ये लिफ्ट के अंदर है, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका g प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा नीचे उतरने के लिए. ठीक, अब उसको यहाँ पर डिस्टेंस उतरनी है l. इनिशियली वो जीरो कंडीशन पे था, s इज इक्वल टू हम यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर g का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा g प्लस ए साइन थीटा का साइन थीटा और t स्क्वायर. ठीक, u का वैल्यू आपको जो है जीरो है क्योंकि ये जो है इनिशियली रेस्ट पे था. यहाँ पर s का वैल्यू l के इक्वल है, ये हो जाएगा 1/2 g प्लस ए साइन थीटा t स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आपका आ जाएगा √2l अपॉन g प्लस ए साइन थीटा. तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज. जो फोर्स बिटवीन होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर, वो फोर्स जो होती है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में बहुत कम होती है, इसलिए उसको शॉर्ट रेंज फोर्स कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच केस डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. कौन से केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी? ऑप्शन पीछे दिए हुए हैं, ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको. ऑन कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग, ऑन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, ऑन मूविंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, ऑन राइजिंग ऑफ एन एयर बबल इन वाटर. इसमें से किस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑन रेजिंग ऑफ एन एयर बबल इन वाटर. क्वेश्चन नंबर 9 है, अ प्लेन इज इंक्लाइंड टू एन हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल अल्फा in order that a solid cylinder rolls without slipping. The least coefficient of friction is. आपको लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रखा है, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन है. फिर से इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं. ये आपका एंगल अल्फा है, ये सॉलिड सिलेंडर है,
ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे फिर से इसको हम तोड़ लेंगे कंपोनेंट्स में। ये हो जाएगा आपका फोर्स का mg cos अल्फा, ये हो जाएगा mg sin अल्फा। ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक। तो रोल करता हुआ नीचे आएगा तो नीचे की साइड में इसकी एक एक्सेलरेशन होगी। तो नीचे अगर ये एक्सेलरेशन करेगा तो जो इसका मास इंटू एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू हमेशा कम या ज़्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा mg साइन अल्फा माइनस एफ के। एफ यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू एन, यानी कि यहाँ पर जो एफ का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू mg कॉस अल्फा नॉर्मल फोर्स, ठीक। अब एम ए का वैल्यू कितना होगा? अब एम ए का वैल्यू निकालने के लिए हम इसके टॉर्क को कंसीडर करेंगे। जो उसका टॉर्क का वैल्यू आएगा वो होगा एफ इंटू आर। आर इसका रेडियस हम रेड कर लेते हैं, और टाउ का जो वैल्यू होता है वो आई इंटू अल्फा होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ का जो वैल्यू आएगा आपका वो हो जाएगा एम बाई टू आर अल्फा, यानी कि एफ का वैल्यू जो हो जाएगा आर अल्फा क्या होगा? आर अल्फा इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा एम बाई टू ए के इक्वल, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स फ्रिक्शन के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 2f ग्रेटर देन इक्वल टू mg साइन अल्फा माइनस एफ। इसका वैल्यू हो जाएगा 3f ग्रेटर देन इक्वल टू mg साइन अल्फा, ठीक। 3f मतलब 3 म्यू mg कॉस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू mg साइन अल्फा। इसका वैल्यू उसको ऑल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो म्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/3 टेन अल्फा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स प्लेनर टेंजेंट इज। प्लेन टेंजेंट के अराउंड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होगा? तो उसका जो रिंग इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 3/2 mr² के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अ पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एंगुलर मोमेंटम L if frequency of motion is doubled and kinetic energy is reduced to half the angular momentum becomes, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम जो L होता है उसका वैल्यू होता है mvr। इसको अगर हम v से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर आप ऐसा करें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 2 से नीचे, और ये हो जाएगा आपका r, ठीक। इसको अगर v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे ये हो जाएगा हाफ mv² इंटू r अपॉन 2r अपॉन v। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंटू 2r अपॉन v। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन। अब हम जो देखते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और अब वो क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डबल हो रही है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डबल होगी, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आपकी कम हो जाएगी। ये आपकी कम हो जाएगी तो कितने से कम हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/2 2r अपॉन v, क्योंकि ये जो है टाइम पीरियड के अराउंड है और टाइम पीरियड का इन्वर्स जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2r अपॉन v इंटू 1/4, यानी कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो L/4 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसीडरिंग अर्थ टू बी स्पेरिकल एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द वैल्यू ऑफ g। जब g की वैल्यू के बारे में बताना है, अगर हम इक्वेटर से पोल जाते हैं, इक्वेटर से पोल जाने पर जो g का वैल्यू होता है वो बढ़ता है। पोल्स पर g का वैल्यू मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर g का वैल्यू मिनिमम होता है। तो इक्वेटर से पोल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू हमारा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ g denotes the value of acceleration due to gravity at a point distance r from earth center and if r is less than capital R being the earth radius, then कंडीशन दे के आपसे पूछा गया है
कि जी और आर में क्या रिलेशन होगा। तो जी का जो वैल्यू हम निकालते हैं वो निकालते हैं GM/r² से। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम राइज कराते हैं तो उसके लिए जी डैश का जो वैल्यू होता है वो होता है GM/r+r²। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो g/g डैश का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा r+r² अपॉन r²। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व कर दें यहाँ पर तो g/g डैश का वैल्यू, r को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r² बाहर, नीचे हो जाएगा r², और ये हो जाएगा आपका 1+r अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। r से r कट जाएगा। g/g डैश का वैल्यू जो है 1+r अपॉन r² के फॉर्म में चलेगा, यानी कि अगर इसको एक्सपेंड भी करेंगे तो g हमेशा प्रोपोर्शनल टू r होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड रेनॉल्ड्स नंबर इज। स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू होता है वो हमेशा 2000 से लेस होता है, यानी कि बिलो 2000। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन आइस क्यूब कंटेनिंग ए ग्लास बॉल इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ थ्रो। द होल ऑफ द आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर इन द ट्रो। तो ट्रफ में जो है आपका लेवल ऑफ वाटर क्या होगा अगर बर्फ जो है पिघल जाए। तो अगर बर्फ के अंदर ग्लास बॉल नहीं होती और बर्फ पिघल जाती तो वहाँ पर जो वाटर का लेवल था वो रिमेन्स अनचेंज हो जाता। लेकिन जो बर्फ है उसके अंदर अगर ये बर्फ है और इसके अंदर कोई ग्लास बॉल है तो कुछ ना कुछ स्पेस तो खाली होगा, और खाली स्पेस को भरने के लिए आपके पास कोई चीज़ और मेल्ट नहीं कर, मतलब और कोई चीज़ बचेगी नहीं, इसलिए जो वाटर लेवल होगा वो फॉल्स कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास वेसल हैज़ अ स्मॉल सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r in the bottom. The depth h to which the vessel can be lowered vertically in a deep water bath. Surface tension T, water density rho without water entering inside is. तो अगर हम उसको रो करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर सरफेस टेंशन की बात होती है। तो सरफेस टेंशन का जो वैल्यू होता है, सरफेस टेंशन यहाँ पर T दिया हुआ, T का वैल्यू आपका हो जाएगा F/12। रो आपकी अगर डेंसिटी दी हुई है तो ऐसे केस में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2T/r विल बी इक्वल टू ρgh। ठीक, 2T/r जो है का वैल्यू ρgh के इक्वल होगा, और यहाँ पर हमें h का वैल्यू निकालना है तो h का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 2T/ρrg या फिर rρg। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, for a gas the RMS speed at 800 Kelvin is n times that of 200 Kelvin, the value of n is। तो RMS स्पीड और टेम्परेचर में रिलेशन ये होता है कि RMS स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो RMS स्पीड अगर मैं बात करता हूँ VRMS की 200 पे तो उसका वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगी रूट अंडर 200 के, और VRMS को कंसीडर करता हूँ 800 के लिए तो उसका वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट अंडर 800 के लिए। इन दोनों को मैं डिवाइड कराता हूँ, यहाँ पर अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों में आ रहा है तो वो भी कट जाएगा डिवाइड करने की वजह से। तो दोनों टेम्परेचर ये 800/200 मैंने कर दिया। 800/200 मैं करूँगा जब तो ये हो जाएगा रूट अंडर 800/√200। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट अंडर 4 के इक्वल, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 के इक्वल, यानी कि RMS स्पीड 800 टेम्परेचर पे 2 टाइम्स होगी RMS स्पीड 200 केल्विन के टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल विथ रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड लेंथ इन रेशियो 4:1 are stretched with forces F1 and F2 to produce same change in length. The ratio of F1 and F2 is। ratio of F1 and F2 पूछा है। दोस्तों एक बात बता देता हूँ मैं, अगर मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस का जो वैल्यू होगा, यंग्स मॉडुलस का वो सेम होगा दोनों केसेस में। तो यंग मॉडुलस का वैल्यू जो है
वो सेम होगा। तो यंग मॉड्यूलस का वैल्यू सेम होगा, तो यंग मॉड्यूलस का वैल्यू होगा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर पहले केस में y इज इक्वल टू हो जाएगा F1 और एरिया आप निकाल लेंगे, तो एरिया यहाँ पर कंसीडर में ले लेंगे। पहली के लिए L लेंथ, तो एरिया R, दूसरे के लिए जो L हो जाएगी लेंथ वो हो जाएगी 4L, और जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2R। तो ये F1 अपॉन एरिया निकाल लेंगे, एरिया 1 अपॉन चेंज इन लेंथ कांस्टेंट है अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो है L है। दूसरे वाले केस में भी F2 निकाल लेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, उसके लिए भी चेंज इन लेंथ उसके लिए भी सेम है डेल्टा L, और ओरिजिनल लेंथ वहाँ पर 4L है। दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा, दोनों को इक्वल करेंगे तो F1 बाई F2 का जो वैल्यू आएगा वो आपका 1:1 के रेशियो में आएगा, यानी कि F1 विल बी इक्वल टू F2। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, when a drop of liquid splits into a number of droplets, then जब एक ड्रॉप लिक्विड की बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में टूट जाती है तो वॉल्यूम उसका कांस्टेंट हो जाता है, एनर्जी लिबरेट और एनर्जी जो है एनर्जी लिबरेट नहीं होती है, उस केस में एरिया उसका इंक्रीज कर जाता है। एरिया इंक्रीज कर जाता है जब एक सिंगल ड्रॉपलेट टूटता है मल्टीपल ड्रॉपलेट्स में। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन एन एडियाबैटिक चेंज P and T of diatomic gas are released by pre proportional to T to the power n, where n is। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो रिलेशन होता है प्री प्रोपोर्शनल टू T to the power 7/2, तो n का वैल्यू हो जाती है आपकी 7/2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। कलर ऑफ स्टार जो है उसके मास का, साइज का, डिस्टेंस का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, टेम्परेचर का पीछे दिया हुआ है, मैं यहाँ पर आगे लिख दे रहा हूँ टेम्परेचर का। तो इन कलर ऑफ जो स्टार होता है वो हमेशा टेम्परेचर का इंडिकेशन होता है, टेम्परेचर का इंडिकेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट होती है, इंट्रोपी कांस्टेंट होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहा जाता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपगेशन में जो होता है कंडीशन ये होती है उसके केस में इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो होता है हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। इन दोनों का वैल्यू इक्वल होता है एक दूसरे के, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, द लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्सेस। जो लिमिट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की है वो 2 × 10⁻10 लाइट ईयर्स है। लाइट ईयर, दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट होता है। लाइट ईयर जो होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है, इसको देखिए आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 2 × 10⁻10 लाइट ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, अ विस्लर प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज is approaching a stationary observer at a speed of 33 meter per second. If velocity of sound is 330 meter per second, the frequency heard by the observer is, तो frequency जो heard by observer होगी वो होगी आपकी 450 into speed of sound in air upon change in speed, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अपॉन अप्रोचिंग स्पीड। तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 450 इंटू 330 अपॉन 297। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा अराउंड 500 हर्ट्ज के। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ चार्ज क्यूब मूव्स वंस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अराउंड अ चार्ज क्यूब, वर्क डन इज। तो एक कैपिटल क्यू का चार्ज है, उसके अराउंड जो है एक स्मॉल क्यू चार्ज जो है रेवोल्यूशन करता है, तो वर्क डन बताना है। तो वर्क डन
का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो आप जानते हैं Q और Q के बीच में आप निकाल लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जीरो। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ वेसल एट रेस्ट explode into 3 pieces, 2 pieces having equal masses fly off perpendicular to each other with same speed 30 meter per second. The third piece has a mass 3 times the mass of each of the other pieces. The magnitude of its velocity immediately after the explosion is. तो दो पीसेस इक्वल मास के थे, वो दोनों परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे चले गए 30 मीटर पर सेकंड से। अगर 30 मीटर पर सेकंड से दोनों जाएंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ 45 डिग्री पर 30√2 आया होगा। तीसरा मास जो है वो जाहिर सी बात है यहाँ से बिल्कुल इसकी सीध में 180 डिग्री पर गया होगा। अब क्योंकि जो इन दोनों के कंपेयर में उसका मास 3 गुना था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 3 टाइम्स कम होगी इसके कंपेयर में। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10√2। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिक मेटल प्लेट इज सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस इज। नियर द सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू आर इज कन्वर्टेड इनटू सीरीज कॉम्बिनेशन, द वैल्यू ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इज m टाइम्स दैट ऑफ ओल्ड वन वेयर m इज। m का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले एन आइडेंटिकल को हम लोग पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो पैरेलल में कनेक्ट थे तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1/Rn इज इक्वल टू 1/R 1 + 1/R कहाँ तक, n टाइम्स। तो R का जो वैल्यू आएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन Rp के लिए हो जाएगा R/n। और अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो n टाइम्स R हो जाएगा। और दोनों को अगर हम रेशियो ले कितने टाइम्स Rs ग्रेटर देन है Rp के, तो Rs/Rp कर लेंगे कितने टाइम्स ग्रेटर देन है, तो ये हो जाएगा आपका nR/n दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स। तो उसका वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स जो है वो ग्रेटर है Rs, मतलब Rs इज इक्वल टू n स्क्वायर Rp। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 1 यहाँ पर √n दे रखा है, बाकी 3 ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, फिगर रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सर्किट, द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। आपके सामने एक इनफाइनाइट सर्किट दे रखा है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है ए से बी से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सिस्टम है वही आगे भी रिपीट होता चला जा रहा है। तो अगर आगे भी रिपीट होता चला जा रहा है तो एक को अगर मैं ढक लूँ तो बाकी का वैल्यू वही रहेगा। तो इसको इफेक्टिव सर्किट ऐसे बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1 आपका, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और बाकी की वैल्यू को हम R लेट कर लेते हैं, बाकी की वैल्यू को R लेट कर लेते हैं। अब आपका जो वैल्यू आया है इससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव बनेगा वो हो जाएगा 2 + R/R+1, और इसका जो नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो कैपिटल R के इक्वल होगा, क्योंकि हमने इस टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू R रखा है और इस R में से केवल एक सर्किट को निकालना है। इनफाइनाइट में से एक सर्किट निकालना है तो उसके रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2R + 2 + R विल बी इक्वल टू R² + R। R से R कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आपकी बन जाएगी R² - 2R - 2 = 0। अब ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। अब इसके लिए हम R का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो R का वैल्यू हो जाएगी -b यानी कि 2 ± √b² + 4ab/2a
तो आर का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 12/2। आर का वैल्यू इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3/2। आर की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी आपकी 1 प्लस रूट 3 ओम और एक आएगी 1 माइनस रूट 3 ओम। 1 माइनस रूट 3 ओम को हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि 1 माइनस रूट 3 का मतलब होगा कि आर का वैल्यू आपकी नेगेटिव आने लगी और आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए 1 प्लस रूट 3 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, द थर्मो EMF E in volt of a thermocouple is found to vary with temperature theta in degree centigrade in accordance with the relation this where cold junction is at 0 degree centigrade and hot junction is at theta degree centigrade, the neutral temperature of thermocouple is। तो न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रल टेम्परेचर वही टेम्परेचर होता है जिसके लिए EMF का वैल्यू थर्मोकपल में हाई हो। तो ये रिलेशन के लिए जिसका वैल्यू हाई हो जाएगा तो चेक करने के लिए हम इसको थीटा से डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर देंगे। तो अब इसको थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे तो DE अपॉन डी थीटा का वैल्यू उठा के 0 के लिए रख देंगे। उस थीटा के लिए जिसके लिए मैक्सिमम आएगा वही इसका न्यूट्रल टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 10 विल बी इक्वल टू 0। ये थीटा यहाँ पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा अपॉन 10 विल बी इक्वल टू 40। थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड। थीटा का वैल्यू आपका आ गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट देन इंसुलेटर बिकॉज मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं इंसुलेटर के कंपेयर में क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दे कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, चार्ज क्यू फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर वेरीज विथ टाइम टी एस क्यू इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर, टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर। तो टोटल हीट प्रोड्यूस जो होगी वो होगी हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर से क्यू वैरी कर रहा है तो हमें DS निकालना पड़ेगा R स्क्वायर TT से। अब I का वैल्यू जो होता है वो होता है dQ बाई dt। तो उसको T से डिफ्रेंशिएट करके I का वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगा A माइनस 2BT। A माइनस 2BT जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका R का वैल्यू। ठीक, अब देखिए दोस्तों, टोटल हीट प्रोड्यूस इन R का क्या मतलब हुआ? टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन आर कब तक प्रोड्यूस होगी? जब तक I का वैल्यू 0 ना हो। I का वैल्यू 0 किस टाइम पर हो जाएगा तो वो देख लेते हैं। तो I का वैल्यू 0 हो जाएगा आपका T इज इक्वल टू 2/AP पर। 2/AP पर I का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हीट का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब हमें इसको जो है इंटीग्रेट करना होगा A/2B तक। तो DS का वैल्यू I स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे A माइनस 2BT DT इंटू R। इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में। H जो होगा वो R के टर्म में T का कोई फंक्शन आ जाएगा और एक बार यहाँ पर 0 रख देंगे, वहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2A/B। इसको इंटीग्रेट करके आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो R का जो हीट कंजम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा A³ R/6B। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अ करंट ऑफ 1.6 एम्पियर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। हाउ मैनी Cu2+ आयन आर लिबरेट इन 1 मिनट। कितने Cu2+ आयन लिबरेट होंगे 1 मिनट के अंदर, हमें ये पता लगाना है। हम जानते हैं मास डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू ZIT। I जो है वो है करंट आपका। करंट का वैल्यू आपको गिवन है 1.6 एम्पियर। टाइम आपको मिनट में दिया, उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे तो वो 1 मिनट का 60 सेकंड हो जाएगा। Z का वैल्यू होता है मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट जो है इसका हो जाएगा आपका 63 होता है कॉपर का। 63 अपॉन n मतलब कितने नंबर चेंज ऑफ आयन कितना होगा 2 का, और F मतलब 96500 कॉलम 4। ये हो जाएगा Z का वैल्यू, ये हो जाएगा I का, ये हो जाएगा T का। इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो मास डिपॉजिटेड है, मास डिपॉजिटेड या फिर मास लिबरेटेड, वो आपको पता चल जाएगा। एक बार अगर आपको मास पता चल जाए तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे
गिवन कैसे निकालेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करके, मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करके ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। अब नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने के लिए इसका जो वैल्यू आएगा उसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगैड्रो का नंबर का वैल्यू होगा 6.02 × 10⁻23। इतना प्रोसेस आप कर लेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के इक्वल 3 × 10⁻20। क्वेश्चन नंबर 35 है, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ अ करंट कैरिंग वायर इन द फॉर्म शोन इन फिगर। हमें इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है। तो किसी भी सर्कुलर रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है μ0/4π 2πI/r। लेकिन क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है तो इसका वैल्यू 1/2 टाइम्स हो जाएगा, 1/2 μ0/4π 2π/r। तो यहाँ पर ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका जो बी बनेगा इसके लिए वो होगा μ0I/4r। तो यहाँ पर दो रिंग है, अब दो रिंग है तो आपके लिए यहाँ पर दो वैल्यू बनेगी। पहले रिंग के लिए यहाँ पर R1 केस में बनेगी, दूसरी रिंग के लिए आपकी बनेगी μ0/I/4/R2। दो बी की वैल्यू आ गई। अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट से पता करते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन कैसी है। तो इंटरनल वाली रिंग की वजह से O पॉइंट पर ऊपर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और बाहर वाले रिंग की वजह से यहाँ पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यानी कि दोनों की से अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो इसलिए इफेक्टिव जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी μ0I/4 1/R1 - 1/R2। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एन इलेक्ट्रॉन, मास दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का, चार्ज दिया है ऑफ एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज सर्कुलेटिंग एट राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड आपको फाइंड करनी है। ये सर्कुलर मोशन में कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एनर्जी दी हुई है, तो एनर्जी जो आपको गिवन है वो काइनेटिक एनर्जी है एक्चुअल में, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इससे मल्टीप्लाई करके जूल में। अब काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है और काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो 12 mv² के इक्वल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास है, ये हो जाएगा 2 × 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन मास। मास कितना है 9.1 × 10⁻⁻7। इसका आपका रूट अंडर जो हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो v का वैल्यू आएगा वो आएगा 3.8 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, द परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ डायटोमिक मटेरियल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस क्यों होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर n × n+2। n × n+2 जो होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। और डाई मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होते ही नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हुए तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए वहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एट अ प्लेस ऑफ लैटिट्यूड 5 डिग्री एंगल ऑफ डिप इज। एंगल ऑफ डिप बताना है जब एंगल ऑफ लैटिट्यूड आपको गिवन है। एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ लैटिट्यूड में एक रिलेशन होता है, tan ऑफ एंगल ऑफ डिप विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स tan ऑफ लैटिट्यूड। लैम्डा यहाँ पर जो है डिप है और लैम्डा जो ये डेल है ये डिप है, ये लैम्डा जो है आपका लैटिट्यूड है। अब यहाँ पर जो वैल्यू हो रही है एंगल की, वो एंगल क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा है 5 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पर के केस में डिप का वैल्यू 2 टाइम्स लैम्डा के इक्वल हो जाएगा।
तो डिप का वैल्यू 2 टाइम्स लेमडा यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 10 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा कन्वर्ट करता है? तो एसी डायनेमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग आप रोटेट करते हैं तो चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी से आप फ्लक्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एट रेजोनेंस इन अ सीरीज LCR सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V इज। तो LCR सर्किट को पहले हम समझते हैं। ये हो गया आपका L, ये हो गया C और ये हो गया R। LCR सर्किट अगर रेजोनेंस कंडीशन में होता है, LCR सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन में जो C और L होता है वो इक्वल हो जाता है। C और L का वैल्यू इक्वल हो जाता है, यानी कि 1/ωc का वैल्यू जो होता है वो ωL के इक्वल हो जाता है। और ऐसे केस में जो फेज डिफरेंस होता है I और V के बीच में, ये हो जाता है आपका 0 डिग्री के इक्वल। ये हो जाता है आपका 0 डिग्री के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 41 है, आउट ऑफ माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज दैट ऑफ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है C/λ। फ्रीक्वेंसी के मिनिमम होने का मतलब लैम्डा का मैक्सिमम होना, और लैम्डा मैक्सिमम होता है आपका रेडियो वेव्स में, रेडियो वेव्स में। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मैक्सवेल इक्वेशन डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉ। मैक्सवेल इक्वेशन में कौन सा फंडामेंटल लॉ को डिस्क्राइब किया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फंडामेंटल लॉ को मैक्सवेल ने डिस्क्राइब किया है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के को कंबाइन करके एक लॉ बनाया है उन्होंने, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों के लिए इंप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग बिकॉज। हम लोग फॉग के थ्रू क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि फॉग के अंदर जो लाइट फॉग के थ्रू पास करती है वो लाइट ज़्यादा स्कैटर हो जाती है, जो फॉग के ड्रॉपलेट्स हैं उनकी वजह से, और इस वजह से हम देख नहीं पाते। मतलब लाइट इज स्कैटर्ड स्ट्रांगली बाय ड्रॉपलेट्स इन द फॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ अ ग्लास रॉड इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट विल। अगर किसी ग्लास रॉड को ऐसे लिक्विड में डाल दिया जाए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तब क्या होगा दोस्तों? तब जो रॉड होगी वो डिसअपियर हो जाएगी। रॉड क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा तो डिसअपियर हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपका जो आपकी बॉडी का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाए एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो आप भी डिसअपियर हो जाएंगे, डिसअपियर हो सकते हैं। डिसअपियरेंस का ये रूल है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु डिटरमाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मिल्कन ने डिस्क्राइब किया था। मिल्कन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो को फाइंड कर चार्ज का मास डिटरमाइन करने की कोशिश की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बोथ ऑफ दीज हैव सेम। अल्फा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो अगर दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो यानी कि h/mv विल बी इक्वल टू h/mv, या मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। h का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो ऐसे केस में दोनों का मोमेंटम सेम हो जाएगा। मोमेंटम सेम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। द रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स ऑफ लाइमन एंड बार्मन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन बार्मन के
लॉन्ग वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी का रेशियो चाहिए। तो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का वो होता है c/λ। इसका वैल्यू जो होता है वो RH/c 1/n1² - 1/n2² होता है। लाइमन के केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करूंगा तो n1 का वैल्यू 1 होगा, n2 का वैल्यू 2 होगा, और बार्मर में n1 का वैल्यू 2 होगा और n2 का वैल्यू होगा 3। अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं पहले बार्मर लाइमन की, तो वो हो जाएगा RH/c, ये कांस्टेंट है, c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट और RH कांस्टेंट रहता है, ये हो जाएगा 1/1 - 1/4। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4 RH/c। बार्मर के लिए कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी को तो ये हो जाएगा RH/c इंटू 1/4 - 1/9, ये हो जाएगा आपका 5/36 RH/c। अब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो वो हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 36/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रेशियो हो जाएगा 27/5। तो रेशियो जो आपका बनेगा वो होगा 27:5 का लेमन अपॉन बार्मर का। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। ए रेडार सेंडिंग पल्स ऑफ 1 माइक्रोसेकेंड ड्यूरेशन एट इंटरवल ऑफ 100 माइक्रोसेकेंड हैज रेंज। रेडार की बात की गई है और उसकी रेंज की बात कही गई। तो रेडार की बात दोस्तों बात हुई है, तो रेडार के लिए मैं आपको बता दूं, कभी कभी रेडार में वेवलेंथ देके आपसे पूछ लेता है कि रेडार की लेंथ कितने है। तो रेडार की जो लेंथ होती है वेवलेंथ के बाई 4 के इक्वल होती है। अब यहाँ पर रेंज की बात की गई है तो मैं रेंज के लिए बता दूं कि रेंज का जो वैल्यू होगा वो c इंटू t/2 के इक्वल होता है रेडार में। c क्या होती है, c हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट और टाइम इंटरवल जो है यहाँ पर ये टाइम हो जाएगा, यानी कि 100/2 50 माइक्रोसेकेंड, माइक्रो यानी कि इतना सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो मीटर में आ जाएगा, वो हो जाएगा 150 या फिर 15 इंटू 10⁻³ मीटर। इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर के इक्वल, 15 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर IE is equal to 1 milliampere, alpha is equal to 0.95, the base current IB is, IB का वैल्यू पूछा है तो IB का जो वैल्यू होता है वो होता है IC अपॉन जो बीटा का वैल्यू होता है वो होता है IC अपॉन IB के इक्वल, ठीक। बीटा और यहाँ पर अल्फा का जो वैल्यू होता है वो होता है IE अपॉन IC के इक्वल। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते और बीटा और अल्फा में भी एक रिलेशन होता है, बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा -1। तो 3 रिलेशन है आपके पास, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू IE अपॉन IB। यहाँ से IB का वैल्यू निकालेंगे तो IB का वैल्यू हो जाएगा आपका IE अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब क्वेश्चन में आपको IE का वैल्यू दे रखा है और अल्फा का वैल्यू दे रखा है, ये इनटू है, और बीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे तो बीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, IE का वैल्यू गिवन है, अल्फा का वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो IB का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो आएगा 0.05 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, इन बॉक्स सिंबल 1 2 3 4 आर लॉजिक गेट्स फॉर और नॉर एंड एंड गेट सिंबल्स आर। 4 सिंबल दे रखा है अलग अलग, इसमें से हमें फाइंड करना है ये और नॉर और एंड कौन सा है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो है ये और गेट का सिंबल है, ये जो है ये है एंड गेट का सिंबल, ये है नैंड गेट का सिंबल और ये है नॉर गेट का सिंबल। तो आपको पहले और के लिए आपका 1, और के लिए हो जाएगा 1, नॉर के लिए आपका हो जाएगा 3 और एंड के लिए हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों तो ये था फिजिक्स के बीएससी मैथ्स के 2019 का डिटेल सॉल्यूशन। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको ये पसंद आए तो, ताकि और भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा इस
बीएससी मैथ्स के 2019 के पेपर का मैथमेटिक्स वाला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होगा, तो आप चैनल से जुड़े रहें। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन करें, वहाँ पर हमसे आप प्रॉब्लम पूछ पाएंगे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।